So, hello all. Hope you are doing good. This is Anshika Garg from Top Hopes Academy. तो कैसे हैं भाई आप सब? अब से पिछले लेक्चर्स में हमने जो है जूलॉजी बॉटनी आप कंबाइन कह सकते हैं उसका जो किया फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया तो जो कि था द लिविंग वर्ल्ड, राइट। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जो है सेकंड अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो होपफुली आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ रहे हैं बैठकर अपनी अपनी सीट्स पर, चेयर्स पर। उम्मीद करती हूँ बेड्स पर नहीं, ठीक है। कुछ कुछ सोच रहे होंगे कि ये क्या आफत है भाई, इतनी रिस्ट्रिक्शंस। चलिए जी, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो देखिए जी, जो इससे पिछला चैप्टर है उसमें हम लोग स्टडी कर कर आए थे कि क्लासिफिकेशन क्या रहेगी, जो आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं वो क्या रहेंगी, कैसे वर्क करेंगी, राइट। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो थ्योरीज हैं, है ना, किस तरह से जो डिवीजन हुई, प्लांट्स की अलग, एनिमल्स की अलग, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किस किस ने कैसा रोल प्ले करा, है ना। तो अगेन जो आपका पिछला सिलेबस रहा, इससे जो पिछला चैप्टर रहा उससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये तो आप सोचेंगे टीचर्स हर एक लेक्चर में यही बोलते हैं कि अब ज्यादा इंटरेस्टिंग। हाँ जी, चलिए जी शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। तो जी सुनिए, सी सिंस द dawn of civilization there are many attempts to classify living organisms। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी थ्योरी, कोई भी जो आपके सामने एक एनालिसिस है, एक थेसिस लिखा है, उसका जो रेफरेंस रहेगा वो आपको कहाँ से मिलेगा? हमेशा एक चीज का रेफरेंस देने वाला, है ना, या फिर उस चीज की जो एनालिटिकल प्रोसेस है वो सारा, कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं एक चीज, तो सारी कोई भी चीज आपके सामने साइंटिफिकली प्रूव करने वाला या रखने वाला जो शख्स होगा वो हमेशा कौन होगा? एक हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट होगा, ठीक है। साइंटिस्ट जो अपने आप में इतनी बड़ी उपाधि है, हम ये नहीं उससे उम्मीद कर सकते कि जो पहला साइंटिस्ट आया उसकी पहली थ्योरी आई वही हमेशा सही हो जाए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे किस तरह से कौन कौन से साइंटिस्ट आए और किसने क्या क्या जो है टर्मिनोलॉजीज अपनी रखी, रिप्रेजेंट करी हमारे सामने। तो जी फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं अरिस्टोटल, ठीक है जी। ये आपकी स्क्रीन पर मैं वर्ड हाईलाइट कर रही हूँ, साइंटिस्ट अरिस्टोटल। आप सबने नाम बहुत बार सुना होगा, अरिस्टोटल। हाँ जी, अरिस्टोटल से जो है ये अपना सिलसिला स्टार्ट होता है थ्योरीज देने का रिगार्डिंग योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। अरिस्टोटल जो है वो अर्लीस्ट है, सबसे पहला है साइंटिस्ट जिसने ये थ्योरी दी। उसने किस बेसिस पर जो है इन्हें करना स्टार्ट किया, डिस्टिंग्विश करना शुरू कराई इसने चीजों को। देखिए, अरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अगेन यहाँ एक वर्ड आया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मैं आपको एकदम डिटेल में समझा देती हूँ इसका। देखिए जी, हम पीछे बात कर कर आए थे मॉर्फोलॉजी की, किसकी? मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में आपको बता चुकी हूँ, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ठीक है। जितनी भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होंगे, सपोज वन बलून, टू बलून, ठीक है, इफ इट सीम्स here you can find the difference,
फर्स्ट ए बलून, सेकंड बी बलून, सी बोथ आर डिफरेंट। कैसे हैं दोनों? डिफरेंट है भाई। इनकी मॉर्फोलॉजी अगर मैं पूछूं कैसी होगी, तो जो बलून ए है उसकी मॉर्फोलॉजी है रेड डॉटेड। कौन सी? रेड डॉटेड। और जो बी है वो है ब्लू, ब्लू डॉटेड। समझ रहे हैं? तो ये जो है ये मॉर्फोलॉजी रही थी आपके सामने जो आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी रही थी जो आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे। अब आपके सामने क्या आ रही है? अब नेक्स्ट आपके सामने आ रही है एनाटॉमी। सी इफ आई हैव दिस सरप्राइज बॉक्स, ऐसा समझ लीजिए ये एक गिफ्ट रैप है, ठीक है। बड़ी मैं आपको एकदम बेस से समझा रही हूँ। ये देखिए ये एक गिफ्ट बॉक्स है जो बाहर से रैप है, इसके अंदर है एप्पल, ठीक है, और इसके अंदर है पर्स। मैंने कोशिश की है बनाने की। तो ये है जी एनाटॉमी। ये बात हो रही है किसकी? एनाटॉमी, अंदर से एनाटॉमी। ठीक है जी, एनाटॉमी। ये बात हो रही है एनाटॉमी की अंदर से। अंदर से यानी इसके अंदर क्या है? जबकि बाहर से आपको जो रैप है वो दिख रहा है। सपोज अगर ये रेड कलर का रैप है और यही व्हाइट रैप है, ठीक है, तो ये बाहर वाली चीजें होंगी मॉर्फोलॉजी। समझ पा रहे हैं? अब मैं समझती हूँ क्रिस्टल क्लियर है ये चीज। डिफरेंसेस हैं जो आपके बीच में, है ना। अच्छा जी, अब बात हो रही थी फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ये चीज है जो इसे अज्यूम करने की पावर दिखाई, सोचा इस बारे में कि इन कैटेगरीज को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, इसे क्लासिफाई कैसे किया जाए, है ना। तो अरिस्टोटल ने जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पर प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। कुछ को रख दिया ट्रीज में। ट्रीज को उसने बताया, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कुछ को रख दिया ट्रीज में, कुछ को रखा श्रब्स एंड हर्ब्स में। श्रब्स एंड हर्ब्स में। अब ये देखिए भाई, जो बहुत लंबा होगा, काफी लंबा होगा और काफी जायंट होगा, बड़ा होगा, तो वो तो कहलाएगा ट्री। जो एकदम छोटे छोटे होंगे, इस तरह से, जो एकदम रूट लेवल पर, ग्रास लेवल पर छोटे छोटे होंगे, वो कहलाएंगे श्रब्स एंड हर्ब्स। क्या होंगे वो? श्रब्स एंड हर्ब्स। समझ पा रहे हैं ये चीजें? श्रब्स वो होंगे जो आपको बेनिफिट नहीं देंगे एज अ मेडिसिन, और हर्ब्स वो होंगे जो आपको मेडिसिन वाइज बेनिफिट दे रहे होंगे, ठीक है। तो बड़ी एकदम नॉर्मल चीजें हैं, ये हमने रिमाइंड करनी है बार बार। ये हमने थ्रू आउट द हमारी जो जर्नी रहेगी टेस्ट पेपर्स को क्वालिफाई करने की, पीडीएफ तक नाम पहुंचाने की, तब तक हमने ये चीजें रीमेमोराइज एंड रिवाइज करनी है, ठीक है। तो होपफुली आप समझ पा रहे हैं कि अरिस्टोटल ने किस बेसिस पर जो है डिस्टिंग्विश किया। जो लंबे लंबे थे उसने उसको पुट किया ट्रीज में, जो एकदम छोटे थे उन्हें श्रब्स में, जो वैल्यूएबल मेडिसिन थी छोटे छोटे प्लांट्स उन्हें हर्ब्स में, ठीक है। देन उसने क्या किया? उसने एनिमल्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया? अब ये तो थी प्लांट्स की बात। एनिमल्स को उसने दो ग्रुप्स में डिस्टिंग्विश किया। सेम इज अगेन ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं। कुछ एनिमल्स वो जिनमें रेड ब्लड है, कुछ वो जिसमें नहीं है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप सबको। टेल मी द नेम ऑफ एनिमल विच हैज ब्लू ब्लड। ये क्वेश्चन आपने करना है। ब्लू ब्लड कौन से एनिमल में होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपने करना है व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लडेड, ठीक है। रेड तो चलिए मैं बता ही देती हूँ, हम ह्यूमंस हैं। और जो एनिमल्स हैं लाइक जितने भी हमारे आसपास हमें दिखते हैं, काउस हैं, बफलोज हैं, टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, तो ये सब क्या है? रेड ब्लडेड, ठीक है। तो उसकी बड़ी एक सिंपल सी मेथडोलॉजी थी जिसमें उसने क्या किया,
जो रेड ब्लडेड एनिमल्स हैं उन्हें सेपरेट कर दिया, व्हाइट ब्लडेड एनिमल्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है जी, चलिए आगे। और ये दो क्वेश्चंस आपने फाइंड करने हैं, मार्क करके लिख लेने हैं, ठीक है। तो यहां तक कंसेप्ट खत्म होता है अरिस्टोटल का। अच्छा, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू ये पुट कर लिया जाए कि अरिस्टोटल, या चलिए इसी तरह से दिया हो क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग who among the following distinguished the animals on the basis of blood color, on the basis of blood color? तो इसका क्या आंसर देंगे आप? क्या आएगा जी इसका आंसर? सीधा ही सीधा अरिस्टोटल। क्या आंसर आएगा? अरिस्टोटल। समझ पा रहे हैं? इस तरह से जो है हमारे एमसीक्यूज वर्क करेंगे, हमें एक एक डेफिनेशन जो है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो यहीं तक था जी कंसेप्ट अरिस्टोटल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो थ्योरी की तरफ, एक नए साइंटिस्ट के साथ, ठीक है। दिस इज अप टू हियर। अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझा दिए गए हैं, देन ये इवेंचुअली डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, आप अपने साइड नोट्स बनाएं कि जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो कैसा रहेगा। चलिए अगले जी हमारे पास आए लीनियस। हाँ जी, ये वही लीनियस है जो पीछे हमने कैरोलस लीनियस बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था, इन्हीं का दिया हुआ, ठीक है। तो अब ये साइंटिस्ट हमारी तरह तो नहीं है जो एक ही काम पर फोकस करें, है ना। ये मल्टीपल थ्योरीज बनाते हैं, मल्टीपल्स जो है ये मल्टीपल टास्क पर इवेंचुअली फोकस करते हैं। और इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एकदम ग्रेजुअल होती है कि एक एक इवेंट चल रहा है, देन एक एक चीज चल रही है, कौन सी चीज कब राइट प्रूफ हो जाए, देन उसका थेसिस दे रहे हैं, ठीक है। ऑन टू द टॉपिक। अब आया जी हमारे पास लेनियस। अब देखते हैं लीनियस सर ने क्या किया। लीनियस सर ने पूरी तरह से जो अरिस्टोटल सर हैं उनकी थ्योरी को निग्लेक्ट नहीं किया, हमारी तरह ये नहीं बोला बिचिंग करते हुए कि नहीं 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 अरिस्टोटल यू आर रॉन्ग एंड आई विल सजेस्ट यू द राइट थ्योरी। लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करी। कौन सी? अब आ रही है जी आपके सामने टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने इंट्रोड्यूस करी? लेनियस। ये वही लेनियस है भाई, कैरोलस लेनियस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाले। अब हमारे पास अरिस्टोटल के बाद आते हैं कैरोलस लीनियस। अच्छा, एक चीज और हमें सीक्वेंस भी हमेशा याद रखना होता है। सपोज अगर, जस्ट मिनट, सपोज अगर हमसे एग्जाम में जो की है वो सीक्वेंस ही पूछ लिया जाए कि कौन सा सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में ये जो थ्योरीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो फर्स्ट आपने नाम देना है, जल्दी से टिक करना है, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज द थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद आए लेनियस, लेनियस सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वॉज अरिस्टोटल, हमेशा याद रखना है, सेकंड वॉज सर लीनियस। समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए जी, लेनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम में जी आपके बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, एक तरफ थे प्लांटी, एक तरफ थे एनिमिलिया। तो सर लीनियस को लगता था जो भी हरी भरी चीजें हैं उन्हें फटाफट से प्लांट किंगडम में जो है भेजा जाए, और जो कि चलने फिरने वाली चीजें सांस ले रही हैं, हम ह्यूमंस हो गए, कोई पक्षी उड़ रहा है, कोई रेप्टाइल रेंग रहा है, कोई मछली स्विम कर रही है, तो उस सबको एक ही किंगडम दे दो, एनिमिलिया। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड नहीं थे लीनियस सर, बट थोड़े सॉर्टेड थे, है ना। तो थोड़ा ये चीज ये सॉर्ट करके चले गए, इजी कर कर चले गए हमारे लिए ये प्रॉब्लम, कुछ कुछ परसेंट हमारे लिए जो कि ये इजी हो गया टू आइडेंटिफाई द प्लांट एंड एनिमल, है ना, अलग अलग। तो चलिए जी नेक्स्ट। ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ जी, अब जब हम ये जान लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने हमारी किस वे में मदद करी, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनकी थ्योरी का क्या जो है वो उनकी जो नाकामयाब होने की जो रीजंस थी वो क्या रही होंगी, है ना, विड्रॉ क्यों कर दी गई वो थ्योरीज।
तो अब अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई चीज प्रपोज कर रहा है तो वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया स्कॉलर रहते हैं साइंटिस्ट भी। टू एर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला। तो अब देखिए जी लिनियस की गलती क्या रही कि इस जो उन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने बोला एक को एनिमेलिया में और एक तरफ प्लांटे में, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर दिया जाए। तो हमने बोला ठीक है जी। बट अब आगे फर्दर आने वाले साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो सिस्टम है ये क्या नहीं कर रहा, डिड नॉट डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना, अलग से बता पाना। डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूक्रियोट्स, प्रोक्रियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। समझ पा रहे हैं? इन शॉर्ट उन्होंने ये नहीं बताया कि यूक्रियोटिक कौन है, प्रोक्रियोटिक कौन है। घबराइएगा नहीं, ये हम अभी कवर करेंगे आने वाले टाइम में। थोड़े टाइम के लिए एक जो हिंट फिट करना है माइंड में वो आप कर सकते हैं। जो यूक्रियोट रहेगा वो ट्रू सेल रहेगा, प्रोक्रियोट रहेगा जो वो ट्रू सेल नहीं रहेगा। यूक्रियोट हमेशा बड़े ऑर्गेनिजम्स में होगा। जो यूक्रियोटिक सेल्स हैं वो बड़े ऑर्गेनिजम्स में होंगे जो ज्यादा डेवलप्ड होंगे। प्रोक्रियोटिक होंगे जो प्रोक्रियोट्स, वो क्या होंगे, इंफीरियर की बात होगी, इंफीरियर, लोअर्स, ठीक है। यूनिसेलुलर वन, यूनि मीन्स वन, यूनि तो भाई जी जो मैथ्स रहेगा वो भी, जो बायोलॉजी रहेगी वो भी। यूनि का मतलब होगा वन, बाई या डाई का मतलब होगा टू, ट्राई आप लोगों को पता है थ्री, टेट्रा, टेट्रा फोर, एंड पेंटा, हेक्सा फॉलोड बाय सेम योर मैथमेटिकल टर्म्स जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जी इससे फोटोसिंथेटिक एल्गा भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि जो बोलता है कि जिस साइंटिस्ट ने ये चीज बोली कि किंगडम एक तो एनिमिलिया होगा और एक प्लांट ही होगा, ठीक है, तो उन्होंने तो जो ग्रीन चीजें हैं सारी की सारी वो भी प्लांट किंगडम में रख दी होगी। अब वो क्या है, एल्गा है भाई, एल्गा। एल्गा जो आप देखते हैं ना, जो हम लोग कहीं जाते हैं घूमने या कुछ, तो जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं उनकी स्टेयर केस पर एक ग्रीन लेयर जम जाती है जिसे आप बोलते हो काई है। पैर स्लिप होता है जहां से स्लिपरी एरिया बन जाता है, ठीक है। दैट इज सिंबल कि वो पानी बहुत साफ है, ठीक है, साफ पानी का सिंबल है भाई एल्गा। तो उसके बाद है जी फंजाई, जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। उसका भी एज सच कोई इसमें रोल नहीं रहा दो किंगडम की क्लासिफिकेशन में। तो ये थ्योरी जो है आने वाले टाइम में रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है। इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट। आगे, हाँ जी ये लाइन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ आपको क्लियरिटी के लिए आपकी, ठीक है। Hence the two kingdom classification used for long time was found inadequate। क्या वर्ड आया, inadequate। पीछे मैंने इसके ड्रॉबैक्स बताए हैं आपको, ठीक है। क्या बताए हैं, ड्रॉबैक्स। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ लीनियस थ्योरी, तो उसमें आप क्या लिखेंगे। सपोज अगर ऑप्शंस में है फंजाई नॉट डिस्टिंग्विश्ड, एक ऑप्शन है एल्गा, एल्गा नॉट डिस्टिंग्विश, एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और एक ऑप्शन है नन अबव। तो आप क्या टिक करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया एक्साइटमेंट में पहला नहीं टिक करना कि फंजाई नॉट डिस्टिंग्विश टिक कर दो, या किसी को फंजाई नहीं याद आ रही एल्गा याद आ गया तो टिक कर दो, नहीं। थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन पढ़े बगैर कोई भी स्टूडेंट जल्दी में टिक करने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा। आपको सी ऑप्शन पर जाना है और वो उसमें जब बोथ मेंशन है तो आप बड़ी ही आराम से और अश्योरिटी से टिक करेंगे ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। समझ रहे हैं? चलिए जी आगे। हाँ जी, beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction
एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। देखिए, मैंने आपको डे 1 को बताया था कि जब भी हम लोग बायोलॉजी स्टडी करते हैं ना, तो फर्स्ट जो चीज होती है ना, फर्स्ट चीज वो होती है मोर्फोलॉजी, मोर्फो के बारे में पता होना। सेकंड चीज होती है हमारे पास वो दिख कैसा रहा है, स्ट्रक्चर। थर्ड चीज होती है उसका स्वभाव कैसा है, वो बिहेव कैसा करता है सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, ठीक है, उसका नेचर। देन वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी किसी स्पीशीज के लिए बहुत जरूरी होती है ना। आगे अगर फर्दर उन्हें जो है अपनी ब्रीड को बढ़ाना है, स्पीशीज को आगे रखना है, एक्सटेंड नहीं होने देना, तो रिप्रोडक्शन इज अ मेजर की रोल देयर, ठीक है। देन लास्ट में आ जाता है कि उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, यानी पीछे से अब तक उसके क्या रिलेशनशिप चलते आ रहे हैं, उसके खुद के स्पीशीज, उसके खुद की ब्रीड्स वाली मेंबर्स के साथ। लाइक हम ह्यूमंस के क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं कि हम लोग मंकीज से जो है वो इवॉल्व हुए हैं। इन्वॉल्व नहीं मैंने वर्ड यूज किया, मैंने बोला इवॉल्व, 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 इवॉल्व यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमारी मंकीज के साथ एस्टेब्लिश हुई थी भाई कभी। जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं वो वही थे, और उन्हीं का इवॉल्वमेंट हम में हो होकर जो एवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, तो उसके बाद हम लोग होमोसेपियंस बने हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग बायोलॉजी देखेंगे तो उसमें मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, नेचर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब कुछ आप देखेंगे, ठीक है। तो होपफुली ऐसी आशा है ये समझ आया होगा आपको। देन आगे देखिए, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट under all different systems, the understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number of nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. बिल्कुल यही बात मैंने आपको एकदम थोरो बिगनिंग में बताई कि जितने भी नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स जो कि आएंगे, वो अपनी एक अप्रोच रखेंगे, अपना एक आइडिया देंगे, आइडियोलॉजी उनकी जो है वो डिफरेंट होगी, किसी की भी सेम नहीं होगी, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट की अप्रोच है, आइडियोलॉजी है, वो डिफरेंट रहेगी, उससे वो अपनी एक अलग थ्योरी देंगे, जिसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि वेदर दिस थ्योरी हैज एनी ड्रॉबैक, एक्सेप्ट हो सकती है, एडिक्वेट है, या फिर एडिक्वेट नहीं है। एडिक्वेट नहीं होगी तो उसे जो है वो निकाल दिया जाएगा सिस्टम से। बट स्टिल आप स्टूडेंट्स के लिए ये चीज कभी नहीं निकलेगी। जब भी कोई चीज इनएडिक्वेट है तो वो जरूर पढ़ाई जाती है ना। वी रीड हिस्ट्री सो दैट वी वुड एबल टू जज द थिंग्स दैट वी कैन वी कैन डू बेटर, है ना। वी कैन डू बेटर एंड वी कैन अवॉइड द सिली मिस्टेक्स विच वी डिड इन आवर पास्ट, राइट। तो इसी तरह से जूलॉजी का है, इसी तरह से बॉटनी का है। अगर किसी भी साइंटिस्ट की रखी हुई कोई भी इनएडिक्वेट थ्योरी को बायोलॉजी से निकाल दिया जाए, तो आज बायोलॉजी का सिलेबस कट कटाकर सिर्फ ही जितना अब प्रेजेंट में उससे 20% रह जाएगा। बट जो उसकी हार्म है, आने वाली जो जनरेशन है उसको कैसे हार्म करेंगे वो चीजें, कि वो जनरेशन दोज जो इनकमिंग फ्यूचर है, जो फ्यूचर स्टूडेंट्स विल थिंक अबाउट कि या दैट कुड ऑल्सो हैपन, है ना। वाई दिस नॉट दैट, दैट कुड ऑल्सो हैपन ना, उनको बार बार स्ट्राइक होगी ये चीज। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इनएडिक्वेट चीजें भी पढ़ाई जाती हैं, कि जो ये चीजें हैं ये सब आई नेचर में हमारे पास प्रस्तुत की गई ये प्रपोजल्स, बट हमें इन्हें रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि इनमें ये चीजें प्रॉपर नहीं थी, इनके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो इन चीजों को बोझ नहीं समझना भाई। हिस्ट्री पढ़ी इसलिए जाती है ताकि आप फ्यूचर में अपना पास्ट का जो जितना भी रिग्रेटफुल मटेरियल है उसको दोहराए नहीं। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि क्या ही फर्क पड़ता है अगर दो चार चीजें रिपीट भी हो जाएंगी तो, है ना। चलिए आगे। हाँ जी, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब जो अरिस्टोटल है वो भी हम पढ़कर आ चुके हैं। नहीं पसंद आया, पसंद क्या नहीं आया, ड्रॉबैक्स बहुत थे, ठीक है। हम तो कौन होते हैं नापसंद करने वाले। देन लेनियस आया, उसमें भी ड्रॉबैक्स निकले, ठीक है। तो अब जी देखिए, अब सीधा क्या आ जाएगा, आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ बोथ ऑफ दी साइंटिस्ट,
अब हम बढ़ेंगे हमारी 5 किंगडम थ्योरी। ठीक है, कहाँ बढ़ेंगे? 5 किंगडम थ्योरी पर। देखिए जी, 5 किंगडम थ्योरी का वो चार्ट मैं आपको स्क्रीन पर दोबारा लेकर आऊंगी। उससे पहले ये जानना जरूरी है, मैं आपको एक और साइंटिस्ट से गो थ्रू करवाना चाहती हूँ। साइंटिस्ट का नाम रहेगा जी R H विटेकर। भाई बिल्कुल ही घबराना नहीं है, एकदम मौज से पढ़ना है हमने। R H वाइटेकर, प्रोनाउंसिएशन जो तुम्हें सही लगे, मुझे मतलब है MCQ सही करवाने से। R H विटेकर, हमारी मैम ने हमें विटेकर बताया, आपकी मैम आपको विटेकर बता रही है, और आगे आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी बता सकते हैं। द थिंग इज, आपको बस मेरा बताया हुआ, मेरा गाइड करा हुआ जो है वो MCQ ठीक करके आना है, बस मुझे उससे मतलब है। R H विटेकर 1969 में, डेट्स आप लोग नहीं भी याद करेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हु प्रपोज द थ्योरी, हु प्रपोज द 5 किंगडम थ्योरी, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए अब। R H विटेकर। हु प्रपोज 2 किंगडम थ्योरी? Carolus Linnaeus. Who proposed, who was the first person to propose a theory on ये क्लासिफिकेशन? तो कौन सा करेंगे आप? अरिस्टोटल। समझ रहे हैं क्वेश्चंस का जो, क्वेश्चंस का फेरबदल है वो कैसा है? हु वाज द फर्स्ट जिसने ये चीज रिकॉग्नाइज करवाई आपको, प्रपोजल पुट किया, क्लासिफिकेशन प्रपोजल? हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट? अरिस्टोटल। हु वाज द साइंटिस्ट हु पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? लेनियस। अच्छा, हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? R H विटेकर। जो अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल है, जिसमें कोई जो है ड्रॉबैक नहीं दिखने पा रहा है हमें, है ना, तो वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब जो ये विटेकर सर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगी, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक, ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं कैसे, ठीक है। अब ये देखिए जी, इसमें जो 5 किंगडम थ्योरी है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास मोनेरा। क्या आता है? मोनेरा। फिर आता है प्रोटिस्टा, देन फंजाई, उल्ली, देन प्लांटी, देन एनिमीलिया। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको पहले जस्ट अभी रिसेंट 5 मिनट रिसेंट बताया था कि जो यूक्रियोटिक है वो हमेशा हायर की तरफ बढ़ेगा। देखिए जी, चारों में यूक्रियोटिक है, ठीक है। यू, आप ट्रू वर्ड याद रखते हैं ना, ट्रू, वहीं से आप इसको क्रैम कर लेंगे प्रोनाउंसिएशन के थ्रू। ट्रू यू, ट्रू यू, ट्रू यू, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। समझ रहे हैं? ये एक लर्न करने का तरीका है भाई। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि इसका जो है वो कोई लिंक है ट्रू वर्ड के साथ। ये इसलिए याद करवाया जाता है आपको क्योंकि यूक्रियोटिक को ट्रू माना जाता है, ठीक है। प्रोक्रियोटिक फॉल्स नहीं होता है, बट प्रोक्रियोटिक बड़े ही चीजें जो है अपने अंदर एब्सेंट रखता है। काफी चीजें जो प्रोक्रियोटिक सेल्स है उसके अंदर एब्सेंट रहती हैं, और यूक्रियोटिक में वो चीजें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो चलिए जी देखते हैं। फर्स्ट चीज हम देखते हैं सेल टाइप। सेल समझते हैं सब? मैंने डे 1 लेक्चर 1 में बोला था, सेल इज टू बायोलॉजी, एटम इज टू केमिस्ट्री। फिजिक्स का कोई ना पूछे, उसका आइडिया नहीं है भाई। सेल, बायोलॉजी, एटम, केमिस्ट्री। अच्छा, बिना एटम के केमिस्ट्री है कुछ? एटम परमाणु, द स्मॉलेस्ट एंड फर्दर नॉट डिविजिबल, जो फर्दर कभी ना तोड़ सके, ब्रेक ना कर सके, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, राइट, वही होता है ना एटम। तो जो एटम इंपॉर्टेंस रखता है केमिस्ट्री में, वही सेल रखता है बायोलॉजी में। सेल इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट इन बायोलॉजी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब ये देखिए मोनेरा। मोनेरा यूजुअली कौन होता है भाई? बैक्टीरिया। जब भी मोनेरा आए ना, याद रखना आ जाएगा बैक्टीरिया। डॉक्टर्स बोलते हैं ना, हाँ जी, आपको इन्फेक्शन होगी, अपने जो हाथ पैर हैं उनको थोड़ा मतलब अच्छे से सैनिटाइज करो, वॉश करके देन कुछ खाया करो, तो वो होती है बैक्टीरिया से इन्फेक्शन, ठीक है। अब देखिए, मोनेरा आ जाए तो बैक्टीरिया,
मोनेरा का सेल टाइप क्या रहेगा? सेल जो मैंने आपको बताया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल टाइप इन मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक। ठीक है। सेल वॉल, अच्छा अगर ये एक सेल है तो इसकी जो ये आउटर चीज है ना, एकदम आउटर आउटर, मैं थिक कर रही हूँ वॉल रिप्रेजेंट करने के लिए, समझ रहे हो? ज्यादा ही थिक होगी। ये देखिए, सपोज ये सेल है, इसकी एकदम आउटर ये मानी जाएगी जी सेल वॉल। ठीक है, ये मानी जाएगी सेल वॉल। ये आगे हम ना एक चैप्टर आएगा सेल, पूरा है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पूरा एक चैप्टर आएगा, वो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी सेल वॉल किस किस चीज की बनी होती है, क्या कंटेंट रहता है, क्या apparatus है, और क्या सेल के अंदर चीजें हैं, क्यों वो यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया। ठीक है, चलिए इतनी डिटेल में ना जा करके अभी थ्योरीज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सेल टाइप आपको पता चली मोनेरा में, फर्स्ट फर्स्ट की बात हो रही है मोनेरा की। ठीक है, सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, सेल वॉल है नॉन सेल्यूलोजिक, पॉलीसेकेराइड्स पर प्लस अमाइनो एसिड। ठीक है, इधर देखिए जी, नॉन सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, और अमाइनो एसिड्स क्या है, ये आपको एकदम डिटेल में बताया जाएगा सेल चैप्टर में। द यूनिट ऑफ लाइफ, बड़ा सारा एक चैप्टर आएगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस तरह से लिखा होगा। उसमें आपको ये सारी चीजें गो थ्रू करवाई जाएंगी। अभी के लिए आपको इसको जो है रीड करना है, मेमोराइज करना, रिवाइज करना है। ठीक है, और ये जो आपके सामने चार्ट डिस्प्ले, इसमें से बन रहे हैं 10 क्वेश्चन, पूरे पूरे 10। सुनिए कैसे। मोनेरा हैज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, नन अबव या बोथ, विच सेल टाइप? अभी सुनने में इजी लग रहा है क्योंकि जस्ट अभी सुना है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, टिक करेंगे। सेल वॉल टाइप में क्या उसकी फीलिंग होगी, नॉन सेल्यूलॉजिक, सेल्यूलॉजिक, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट, क्या रहेगा? ठीक है, देन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, इसका सीधा सीधा क्रैम करेंगे, रट्टा लगाएंगे। प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी, यूक्रियोटिक है तो प्रेजेंट, यूक्रियोटिक है प्रेजेंट, यूक्रियोटिक है प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा एब्सेंट होगी प्रोकैरियोटिक में, मैंने आपको बताया है। जो यूक्रियोटिक है दैट आर ट्रू सेल्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक आर नॉट ट्रू वंस, तो प्रोकैरियोटिक में काफी चीजें आपको एब्सेंट मिलेंगी। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा जी, बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल्स तक जाने में, बड़े एनिमल्स होंगे जो, है ना, ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं, बस सोशल एनिमल्स हैं, तो हम क्या जो अपने खुद का जो ह्यूमंस है, होमो सैपियंस को किसमें इंक्लूड करेंगे? कॉर्डेट्स में। ठीक है, तो जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन यानी बनावट, ये बॉडी है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह की है, बॉडी की। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सेलुलर रहेगी, बट प्रोटिस्टा है ना, जो प्रोटिस्टा मोनेरा के बाद, ये भी एकदम माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स है। कौन से हैं प्रोटिस्टा? अभी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। माइन्यूट है, माइन्यूट यानी माइक्रोस्कोपिक, इनमें भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी नहीं करनी है भाई हमें। सेलुलर का मतलब होता है जिसमें सेल हो, क्या होता है सेलुलर का मतलब? जिसमें सेल हो। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जिसमें काफी सारे सेल जुड़ रहे हो। अब ये देखिए वर्ड जो है ना सेलुलर, इससे मतलब पता चल रहा है यूनिसेलुलर। ठीक है, एक आध सेल से बनी हुई बॉडी। मल्टी सेलुलर, काफी सारे सेल्स आ गए हैं भाई। अब फंजाई आ गई, कौन आ गई? फंजाई। ब्रेड पर, जो हम लोग ब्रेड देखते हैं ना, ब्रेड का पीस, उसके ऊपर व्हाइट कलर का इस तरह से जाल बन जाता है, यूजुअली वो माउल्डी ब्रेड, क्या बोलते हैं उसको? माउल्डी ब्रेड, MOULDY, माउल्डी ब्रेड। अच्छा, जो फ्रूट होता है वो होता है रोटन, गला हुआ फ्रूट होता है रोटन। ठीक है, ब्रेड होता है माउल्डी, है ना। अलग अलग चीजें जब स्पॉइल हो जाती हैं, अलग अलग तरीकों से उन्हें बोला जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में तो आपको थोड़ा जो है वो गो थ्रू करवा दिया है। अभी एक बार आप यहाँ मोनेरा की साइड आइए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख रहे थे।
सेलुलर रहने वाली है। प्रोटिस्टा भी छोटे ही हैं, सेलुलर रहने वाली है। फंजाई बड़ी होनी स्टार्ट हुई, मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, यानी थोड़ा टिश्यू की तरफ हमारा ध्यान खींचा फंजाई ने। मैं आपको बता देती हूँ, सेल बड़ी छोटी चीज होगी, टिश्यू इन छोटी छोटी चीजों यानी सेल के क्लस्टर से, क्लस्टर यानी समूह, जो एक ग्रुप बन जाता है, इससे बना होगा टिश्यू। टिश्यू से बनेगा जी ऑर्गन। यही एक जो क्यूब शेप क्लस्टर था, अगर मैं यही क्लस्टर्स काफी सारे जोड़ दूं तो बन जाएगा जी ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन। आप में से जो सोच रहे हैं ना ये हमारा हार्ट लंग्स क्या ऐसे ही बने हैं, जी बिल्कुल बने हैं, ये आपके ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था छोटे से सेल से, जब सेल इतने सारे जुड़ गए वो बना टिश्यू, जब इतने सारे टिश्यू 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 जुड़ गए तो बना ऑर्गन। उसके बाद आता है जी ऑर्गन सिस्टम, जो आपकी पूरी बॉडी है एक सिस्टम है, सिस्टम। अगर यही यही ऑर्गन, एक ऑर्गन, ये पूरा एक ऑर्गन, इसके जैसे ही कई ऑर्गन्स, कई ऑर्गन्स यानी आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपकी लंग्स, आपका लीवर, है ना, आपकी पूरी स्किन, ये जोड़ दी जाए, इतने सारे ऑर्गन्स जो पीछे सेल से फिर टिश्यू से बनते आ रहे थे, तो बोला जाएगा उसे ऑर्गन सिस्टम। क्या बोला जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। चलिए जी नेक्स्ट। हाँ जी, होप करूं समझ पा रहे हो कि नहीं। देखिए जो पर्पस है ना वो आपको ग्रेजुएशन करवाना नहीं है इन टॉपिक्स में। द पर्पस इज टू मेक योर स्किल्स रिगार्डिंग एमसीक्यूज प्रोफिशिएंट एंड एक्यूरेट। ठीक है, हमें एक्यूरेसी से काम लेना है। जो मेरिट बनती है ना, पीडीएफ वाले बच्चे जो होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनका क्या रहेगा, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है भाई। ऐसा नहीं है ये लग रहा है तो टिक कर दिया, वो नहीं भी लग रहा तो भी टिक कर दिया, नहीं। एक्यूरेसी होनी चाहिए एकदम पॉइंट, एकदम आपको सीधा दिखना चाहिए अपना जो टारगेट है, कि जो आपने पेपर को क्वालिफाई करना है, उसका जो रूल मंत्रा रहे वो क्या रहे भाई, आपने चीजें रिवाइज कर रखी है और वहां जाकर आप अश्योर हो अपने ऑप्शन को लेकर। ठीक है, तो जो ये अक्कड़ बक्कड़ करने वाला सिस्टम है ये कोई बच्चा ना करे। कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आपको लग रहा है कि आपकी अप्रोच से दूर है, उसे टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग सुनी होगी आपने। चलिए आगे है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हम कर चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है जी? न्यूट्रिशन क्या है? आहार, आहार। ठीक है, आहार मतलब खाना। ठीक है, आहार मतलब खाना, आहार मतलब पोषण, न्यूट्रिशन। जो हम लोग हैं, हम किस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं? हम बहुत तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ एनिमल्स, हम में से, मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, सोशल एनिमल्स, कुछ हम लोगों में से कार्निवोर्स हैं, है ना, कुछ ओमनिवोर्स हैं, कुछ हर्बीवोर्स हैं, और कुछ कोई किसी तरह का जो लिक्विड है उस पर रहकर खुश हैं। तो बड़ी ही अलग अलग चीजें जो है हम देखते हैं खुद में भी। तो उसी तरह से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सबका यही चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक एंड होलोजोइक। मोनेरा ऑटोट्रॉप रहेगा जी, शुद्ध शाकाहारी। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉप रहेगा। फंजाई हेटेरोट्रॉप रहेगी, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक रहेगी। प्लांटी बिल्कुल ऑटोट्रॉप रहेगा, और हमारा भी जैसे मैंने बताया सारी मिक्स। ठीक है, तो इस चीज की डिस्कशन करेंगे हम लोग इनकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया, है ना, आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम फिक्स हो गई हैं चीजें।
तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ, हमेशा मैं इसी आशा के साथ जो है यहाँ से जाती हूँ कि बच्चे एकदम बढ़िया से पढ़कर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर लगाने से पहले। ठीक है, तो प्लीज मुझे निराश नहीं कीजिएगा, एकदम गो थ्रू रिवीजन रखिए अपनी। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर, इनकमिंग लेक्चर में बताऊंगी ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक और ये होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में डिफरेंसेस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, आपने इतने सारे नोट्स बनाए, काफी अच्छा लगा मुझे यह देखकर। अगर बनाए तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।